Hello students, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So we were discussing the chapter namely French Revolution, and till now we have covered two parts of this chapter. So today is the third part of this chapter. So I shall be discussing the new topic with respect to this chapter. So we are running this series for our NTSC batch, and also you can use it for your CBSE examination as well. There is no harm in it. So let's get started with this beautiful chapter in the name of French Revolution. Please do subscribe to our channel now. So this is the name of the chapter, that is French Revolution, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति. Sorry. Now France becomes a constitutional monarchy. See, you know the fact that what is monarchy? It is the rule of the king, alright? And as I have already told you before, that France used to be the absolute monarchy. Now what is absolute monarchy? That is, the powers of the king cannot be challenged by anyone. किंग की पावर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. ऑलराइट, जो किंग ने डिसीजन ले लिया वो डिसीजन फाइनल है, उसको फिर कोई बदल नहीं सकता. सो दैट वाज द एब्सोल्यूट मोनार्की, द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, द अथॉरिटेरियन पावर ऑफ द किंग. इज दैट क्लियर? ठीक है. देन फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्की तो रहेगा, यानी कि किंग रूल तो रहेगा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से. ठीक है. अब सिर्फ किंग ही डिसीजन नहीं लेगा. किंग जो भी डिसीजन लेगा वो सारे के सारे डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किए जाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है, क्या लीगल है या इलीगल है, क्या मॉरल है या इमॉरल है, क्या वैलिड है या इनवैलिड है, ये सारी चीजें. सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है. यानी कि संविधान होगा और संविधान में जो जो चीजें लिखी रहेंगी उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट. ऑलराइट. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. सो दे कंप्लीटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1791. पूरा एक ड्राफ्ट बना लिया कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा. ठीक है. अब बात यहां पर यह आती है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, दैट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. अब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहां से मिला? मैंने कल डिस्कस किया था. थियरीज ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स वर रेड. ठीक है. पूरे अच्छी से उनकी थियरी समझी गई. ठीक है. रोसियो की थियरी है, मॉन्टेस्क्यू की थियरी है, लॉक की थियरी है. तो लोगों को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यहां से मिली कि कैसे हमें आज़ादी चाहिए, कैसे हमें लिबर्टी के लिए लड़ना है. सो दिस इज व्हाट इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. तो ये भी कल डिस्कस किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो उसका उद्देश्य था, वो क्या था? मोनार्क की पावर को लिमिट करना है, कम करना है. ठीक है. ताकि उस पर हम नजर रख सके. मोनार्की जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन फाइनल नहीं होगा. ठीक है. कहने का मतलब यह है कि राजा की पावर्स, राजा का जो डिसीजन रहेगा उसको हम चेक कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट. नाउ these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, monarchy one rule, ठीक है, were now separated and assigned to different institutions. अब ये वहां पर वही बात आ गई कि डिवीजन ऑफ पावर्स. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है. अब यहां पर स्पेशलाइजेशन की बात आ गई. लेजिस्लेचर का रोल अलग होगा, एग्जीक्यूटिव का रोल अलग रहेगा और जुडिशरी का रोल अलग रहेगा. सो दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस इन देयर वर्किंग. ठीक है.
इन द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस। लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा और जुडिशरी अपना काम करेगा। ठीक है, लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है, वो इंप्लीमेंट करता है, वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो भी एक्ट बनाया गया है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ग्राउंड लेवल पर उतारेगा। ठीक है, उसके हाथ में पावर होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट, ऑलराइट। और जुडिशरी का काम क्या रहता है, जुडिशरी का काम ये रहता है कि जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी एक्ट बनाई गई है या जो भी पॉलिसी बनाई गई है, क्या वो लोगों के फेवर में है, क्या वो वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट ला रहा है या नहीं ला रहा है, क्या वो मॉरल है या इमॉरल है, ये सारी चीज़ें जुडिशरी देखता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इन सारी चीज़ों ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। और मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, कि जितना भी सिस्टम है गवर्नेंस का वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, so there shall be proper system of governance. So this is what now you can see this beautiful picture, the political system under the constitution of 1791. So the draft constitution which was made, all right, of 1791, ठीक है, 1791, ये आपको डेट याद रखनी है, प्लीज listen carefully. Now you can see the structure. So this is the judiciary, the executive and the legislature. Now legislature, as I have already told you before, that it is the National Assembly, all right, it is the National Assembly comprises of group of people जो कि law making body होगी, law making body। ठीक है, अब जो ये नेशनल असेंबली है इसमें कौन कौन लोग होंगे तो हम ये देख लेते हैं। अब आपको यहां पर क्लियर शब्दों में दिखाई दे रहा है, देर आर एक्टिव सिटीजन्स एंड देर आर पैसिव सिटीजन्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पैसिव सिटीजन। नाउ दे हैड नो वोटिंग राइट्स, पैसिव सिटीजन्स हैड नो वोटिंग राइट्स एंड देयर पॉपुलेशन वॉज अराउंड about 3 million men, 3 million men, women, children and youth below 25 years of age. So these were the passive citizen. Passive citizen means they do not have right to vote, all right. Then here you find the population constituting active citizens. Now they were entitled to vote, they had right to vote, all right. So the population constitutes about 4 million of a population of 28 million, all right. 28 में से 4 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो एक्टिव सिटीजन्स की थी, फॉर अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. So this was the active citizen. Now what is the basic difference between these two terminologies? That is, the active citizens, they have right to vote, and the passive citizens do not have right to vote. So this is the major difference. Now these population, that is the active citizen, they would elect the electors, or rather they would select, okay. So they would elect the electors, all right, and electors would constitute around 50,000 men, rather it is exactly 50,000. ठीक है, तो ये 50,000 लोगों की ये सभा है जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्टर्स. अब ये इलेक्टर्स जो हैं वो इन 50,000 में से ये जो 50,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये जो 50,000 लोग हैं ये सेलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली को, ये इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली को. और नेशनल असेंबली में कितने लोग जाएंगे? 745 मेंबर्स. कितने लोग जाएंगे नेशनल असेंबली में? 745 मेंबर्स. तो यानी कि यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है. ये जो एक्टिव सिटीजन की पॉपुलेशन है वो इलेक्टर्स को चुनेंगे, और ये जो इलेक्टर्स है 50,000 मेन, ये चुनेंगे 745 मेंबर्स टू दी नेशनल असेंबली. ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर कैसे डिक्रीज हो रहा है. ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम द नंबर इज डिक्रीजिंग. ठीक है, सो ओनली 745 मेंबर्स शैल बी देयर इन द नेशनल असेंबली, जो कि लेजिस्लेचर हो गया.
अब यहां पर ये देखिए, एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? किंग हो गया, यानी कि राजा। इसको प्रधानमंत्री मान लेते हैं या प्रेसिडेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो राजा है इसके पास सारी पावर्स होंगी, मगर राजा की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, यहां पर साफ शब्दों में लिखा है, द पावर्स ऑफ द किंग कैन बी कंट्रोल्ड by the National Assembly. This is very much important. All right. On the other hand, simultaneously, the king would have veto power. ठीक है, king would have veto power. यानी कि कहने का मतलब यह है किंग के पास भी कुछ पावर्स रहेगी, ठीक है। किंग को जो चीज अच्छी नहीं लगेगी तो किंग उसको निग्लेक्ट कर सकता है, किंग उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये हो गई वीटो पावर, यानी किंग को पसंद नहीं है जो आपने लॉ बनाया है। मगर दूसरी तरफ अब फ्रांस में यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि किंग की पावर पे चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकता है। देन नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। जो राजा के मंत्री होंगे, नेशनल असेंबली इनको कंट्रोल करेगी कि भैया ये लोग उल्टा सीधा लॉ ना बना दे। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। तो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। अब ये देखिए, एक्टिव सिटीजन ही वोट करेंगे जज को, ठीक है। जज को चुनने के लिए एक्टिव सिटीजन ही वोट करेंगे। यह समझाने का मतलब क्या था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों चीज सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तीनों अपना अलग अलग काम करेंगे, दखलंदाजी नहीं देंगे। देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। सो दिस वाज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। नाउ the constitution of 1791, you can clearly see it vested the power it vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. Indirectly elected. Now this is very much important. See, there is a mechanism of direct election and indirect election. Supposedly, if I tell you about the Indian political system, in Indian political system, when you vote for the General Assembly, right? When you vote for the general election, actually, that is the parliament. ठीक है, जब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के लिए जब इलेक्शंस होते हैं, तो उनको बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि लोग, भारत की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है। Alright, people elect their representative to the parliament, to the Lok Sabha. Now, if I talk about the Rajya Sabha, राज्य सभा में हम एक्चुअली इलेक्ट नहीं करते हैं, बट जो MLAs होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में, ठीक है। यानी कि आप ये देख सकते हैं यहां पर इलेक्टर्स थे ना, ऑलराइट। लोकसभा में तो ये जो हमारी जो जनता है, लोकसभा के लिए जो हमारी जनता है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो डायरेक्ट वोट डाल करके अपने लीडर को चुनती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बट राज्यसभा का केस अलग है, ठीक है। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जनता नहीं चुनेगी उसको, जनता ने जिसको चुना है वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। सो दिस इज द केस, ठीक है। तो दैट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। रिप्रेजेंटेशन आपका दोनों में ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन आपका लोकसभा में भी हो रहा है और राज्यसभा में भी हो रहा है, ठीक है। बट दैट इज द इनडायरेक्ट वे राज्यसभा में, बट लोकसभा में डायरेक्ट वे, ठीक है। नाउ सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। यानी कि अभी हमने ये स्ट्रक्चर देखा, सिटीजन क्या है, वो इलेक्टर्स को चुनेंगे और उसके बाद इलेक्टर्स जो है नेशनल असेंबली को चुनेंगे। सो दिस इज द केस, ठीक है। देन नॉट ऑल सिटीजन, अब सभी सिटीजन नहीं, हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन अबव 25 years of age who paid equal taxes to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote. तो व्हाट डज इट मीन? ये कह रहा है वो नागरिक जो कि लेबर की 3 दिन की वेज के बराबर अगर टैक्स पे करता है, उसको मिलेगा वोटिंग का अधिकार, उसको मिलेगा राइट टू वोट।
ठीक है, और एक कंडीशन और है 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, वोटिंग एज क्या होगी 25 ईयर्स ऑफ एज एंड ओनली मेन, ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें आ गई, तीन कंपोनेंट आ गए, 25 ईयर्स ऑफ एज, ओनली मेन एंड who would pay taxes equal to at least 3 days of 3 days of a laborer's wage. Is that clear? तो उसको मिल जाएगा एक्टिव सिटीजन का एक स्टेटस। देन द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, जो कि अभी हमने बात करी, नो राइट टू वोट। सो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, अगर इलेक्टर आपको बनना है, अगर आपको इलेक्टर बनना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी कि जितना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है भाई, टैक्स पे करने से तो सरकार का ही फायदा हो रहा है ना। सो दैट इज द रीजन, अगर आप टैक्स बहुत ज्यादा पे करते हैं तो आप इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, पैसिव सिटीजन में, सॉरी पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में, सॉरी एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। ओके, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आप शामिल हो जाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज डन। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि erstwhile Constitution of America, the Constitution of United States of America, that is USA, उसने बात करी थी, ठीक है, बात किसकी करी थी, राइट्स की बात करी थी, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, राइट्स ऑफ अ सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हुई, द डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, द राइट्स ऑफ अ मैन एंड अ सिटीजन। ऑलराइट, राइट्स सच एज, अब कौन कौन से राइट्स के बारे में बात करी, राइट टू लाइफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो लीगल हो, लीगल, ठीक है, जो मॉरल हो, इमोरल नहीं, इलीगल नहीं, दैट इज द केस। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये भी आर्टिकल 19(1) का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 का पार्ट है, ठीक है, कानून सबके लिए एक होगा। वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है, यानी कि बाय बर्थ ही आपको ये सारे अधिकार मिलेंगे, इनसे इनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऑलराइट, आपका जो अधिकार है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीजें आ गई, तो राइट्स के बारे में बात करी। नाउ इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। अब ये गवर्नमेंट की, ये सरकार की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जितने भी सिटीजन्स के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं या कोई फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी राइट्स है, ठीक है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी राइट है, वो राइट सरकार प्रोटेक्ट करेगी, वो राइट सरकार प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेचुरल राइट्स। तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट यहां पर नहीं है, राज्य सरकार नहीं है, स्टेट का मतलब यहां पर क्या है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है, द टेरिटरी, ठीक है, दैट इज द गवर्नमेंट। ऑलराइट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। सो दिस इज डन। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द पॉलिटिकल सिंबल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द ब्रोकन चेन, अब ये ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज कर रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये सिंबलाइज ये कर रहा है कि अब आप आजाद है, ठीक है। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, यानी कि जो चेन्स होती थी, ठीक है, उसको वो बांध देते थे। ऑलराइट, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि ये सिंबलाइज कर रहा है लिबर्टी, ठीक है, नाउ यू आर आजाद, सो दैट इज द केस, ठीक है, एनटीएससी में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट जाता ही है। देन द बंडल ऑफ रॉड्स और
फासिस, नाउ वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, अगर एक रॉड होता, ठीक है, नाउ दीज आर दी बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है, अगर एक रॉड होता तो वो इजिली तोड़ा जा सकता था, मगर इट इज अ बंच ऑफ रॉड्स, ऑलराइट, विच कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर, एंड what is symbolized, it actually symbolizes the strength lies in the unity, all right, so the symbol of unity, ekta, all right, so this is what they're talking about the unity, all right, जुड़े हुए हैं आपस में, कोई तोड़ नहीं सकता, it cannot be destroyed. Then the eye within a triangle radiating light, अब आप देख सकते हैं कि आंखों की नजर चारों तरफ है, ठीक है, चारों तरफ जो है वो आंखों की नजर है, ऑलराइट, यानी कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कानून सब देख रहा है, ऑलराइट, सो दैट इज द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज को, जो गलत है उसको गलत ठहराना पड़ेगा, ऑलराइट, जो इमोरल है उसको इमोरल ठहराना पड़ेगा, जो इलीगल है उसको इलीगल ठहराना पड़ेगा, सो दिस इज द केस, ऑलराइट, नाउ सो scepter, symbol of royal power, now still there is a monarchy but a constitutional monarchy, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भैया साइनिंग अथॉरिटी तो रहेगी अभी भी, ऑलराइट, सो इट इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर, दैट इज द किंग, ठीक है, जो बरसों से चली आ रही प्रथा फ्रांस में वो अभी तक जिंदा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, सो दिस इज व्हाट, नाउ यू कैन सी द इटर्निटी, दैट इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नाउ व्हाट डज इट मीन, आप देख सकते हैं ये जो सांप है, ठीक है, अ रिंग, आई मीन वॉट एवर यू कॉल, अ रिंग हैज नीदर बिगनिंग नॉर एंड, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग जो है इसके मुंह में जा रही है, ऑलराइट, जो इसकी टेल है, ठीक है, ये जो सांप बोल लीजिए या ड्रैगन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो जो इसकी टेल है ये उसकी टेल मुंह में जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कभी ना खत्म होने वाली दास्तान है, ये कभी ना खत्म होने वाली घड़ी है, ठीक है, नेवर एंडिंग, ये हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है, तो सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज नीदर बिगनिंग नॉर एंड, ऑलराइट, सो स्नेक लाइक फिगर, ठीक है, नॉर बिगनिंग नॉर एंड, हमेशा अब ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, तो ये कभी नहीं खत्म होगा. देन रेड फ्रिजियन cap. Now what is red Phrygian cap? So the cap worn by a slave upon becoming free. तो slave कौन होते थे? जो कि लॉर्ड को, यानी कि लॉर्ड का पूरा पूरा काम करते थे, जो उसका हाउस होल्ड कोर्स होता था, ठीक है, जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो काम होते थे, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाना वगैरह वगैरह एटसेट्रा, तो ये सारा जो काम था वो ये स्लेव संभालते थे. अब जो स्लेव है वो फ्री हो चुके थे, और ये जो कैप आप देख सकते हैं रेड कलर की, इट एक्चुअली सिंबलाइजेस द फ्रीडम, ठीक है, स्लेव्स को फ्रीडम मिल चुकी है अपने लॉर्ड से. अब नाउ एक्चुअली दे आर नॉट बाउंडेड, ठीक है. देन ब्लू वाइट रेड कलर, सो दिस इज द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. सो यू कैन सी द वुमन सिटिंग. देन the winged woman, now what does it personify? Actually ये किसका अवतार है, ठीक है, the personification of the law, alright, the winged woman actually the personification of the law, यानी कानून अब सबके लिए एक होगा, ठीक है, कानून सबके लिए एक होगा, so actually it symbolizes the law, ठीक है. Then the law tablet, now what does it symbolizes? The law is the same for all and all are equal before law. जैसे आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दिस इज व्हाट द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल सिटीजन, ऑलराइट, वेदर इट इज किंग, वेदर इट इज मिनिस्टर्स, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, वॉट एवर इट इज, ऑलराइट, तो कानून सबके लिए एक ही होगा. तो ये था आज का सेशन. आई होप इट इज वेरी मच
क्लियर टू यू? तो कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ हम इसको प्रेजेंट करेंगे दोबारा. So thank you so much for watching the video. Have a very wonderful day. Stay home, stay safe. Bye bye. Thank you.